वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पिछले लेक्चर में से किसी को कोई मसला मसाइल कोई क्वेश्चन हो तो पहले पूछ ले, फिर स्टार्ट करें अगर हो तो। ठीक है जी, क्लियर, चलते हैं आगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ना कंपेटिटिव एनालिसिस में दो जो मेन आपके कोर्स के एनालिसिस थे वो हमने कर लिए थे। नंबर वन, जिसमें हमने जेनेरिक स्ट्रेटजीज पोर्टर की वो देखी और साथ ही साथ पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल देखा। तो आज जो है हमने वो स्टार्ट करना है एक और एनालिसिस जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है इसी कंपेटिटिव फोर्सेस के अंदर जो है ना, तो स्टार्ट करते हैं। इकरा अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा कहीं। गुड। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जहां पे टॉपिक एंड किया था कि कोई भी कंपनी किस तरह से वैल्यू ऐड करके कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकती है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेसिकली कंपनी ने अपनी प्राइसिंग को जस्टिफाई करना, कि जब भी कोई कंज्यूमर कोई भी प्राइस पे करके कोई भी गुड या सर्विस एक्वायर करता है तो क्या वो प्राइसिंग जो कि कंपनी ने उसे ऑफर की वो जस्टिफाइबल है या नहीं। क्योंकि असल में कंपनी का पर्सपेक्टिव क्या है प्राइस सेटिंग थ्योरी में, वो ये है कि जो प्राइस हम मार्केट में ऑफर करें, नंबर वन, क्या वो प्राइस हमारा कस्टमर पे करने के लिए विलिंग है। नंबर टू, हमारे कंपेटिटर की क्या प्राइसिंग है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रक्चर ये जो प्राइसिंग डिसीजन है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जहाँ पे जिन सेक्टर्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे कंपनीज अपनी मर्जी से प्राइसिंग नहीं कर सकती। और असल बात यह है कि बेशक प्राइसिंग अपनी मर्जी से कर सकें या ना कर सकें, बात तो कस्टमर की है, क्योंकि अल्टीमेटली परचेज तो कस्टमर ने करनी है ना प्रोडक्ट। बास प्रोडक्ट्स की वैल्यू इतनी हाई होती है ड्यू टू क्वालिटी कॉन्सेप्ट, ड्यू टू अदर कॉन्सेप्ट्स अगर आप बात करें तो वो प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू होती है, बट कस्टमर पे करते। लाइक आप फरारी की एग्जांपल ले लें, पूरे साल में फरारी रेड एडिशन में एक गाड़ी प्रोड्यूस करती है। अब उसका जो भी कस्टमर जहां पे भी है वो विदाउट कंसीडरिंग प्राइस उसको परचेज करे। बट असल में ये चीज कस्टमर को ये चीज रियलाइज करवाना कि जो प्रोडक्ट हम आपको बेच रहे हैं जितनी भी प्राइस के अंदर प्रोडक्ट की वर्थ उसकी प्राइस की वर्थ से बहुत ज्यादा, तब आप कंपटीशन मार्केट के अंदर विन करते हैं। तब शायद आज की डेट में कस्टमर्स जो हैं वो अटेंशन पे करते हैं प्रोडक्ट्स को। और हमने उसमें देखा था कि कोई भी कंपनी वैल्यू एडिशन किस तरह से कर सकती है कि उसको ये चीज़ फील हो कि जो हम प्राइस पे कर रहे हैं प्रोडक्ट की वर्थ उससे ज़्यादा है। नंबर वन, प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन में हमने ये बात की थी जो कस्टमर चाहता है। आप एग्जिस्टिंग भी जो डिज़ाइन है प्रोडक्ट का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है आज की डेट में वो क्या कर रहे होते हैं, ये कि हम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग डिज़ाइन को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, फीचर्स और ज़्यादा ऐड कर लें उसी प्राइस के अंदर। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, वो जो उस दिन किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, टेलर्ड अप्रोच का। अब टेलर्ड अप्रोच का मतलब ये है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है आइडेंटिफाई करना कस्टमर की नीड और वांट को और उसको एंटिसिपेट करना। तो ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों के साथ प्रोडक्शन का कंसर्न होना चाहिए कि उनसे पूछें कि मार्केट में कस्टमर क्या चाह रहा है
और अपनी प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करें। बाकी कोई ऐसी आपका मेन कंपेटिटर जो कि ऐसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स अपनी प्रोडक्ट के अंदर ऑफर कर रहा है, आपको वो भी ऑफर करने चाहिए। फिर कस्टमर को आज की डेट में आपकी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश ना करनी पड़े, वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। फिर लोगों का आजकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, रश वाली जगह पे नहीं जाना, या घर के पास जिस रास्ते से वो ट्रैवलिंग करते हैं वहीं पे कोई स्टोर है, वहां से प्रोडक्ट मिल जाए तो अच्छी बात। बात प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं वो कोई पर्टिकुलर प्लेसेस से ही मिलेंगी, तो कस्टमर को उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। और आज की डेट में इतना ज्यादा कंपटीशन इंक्रीज होने के बाद कस्टमर इस चीज को पसंद नहीं करता। आप अपने ब्रांड नेम को प्रमोट करके वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफर करके। अगेन मार्केटिंग का बड़ा मेन रोल होगा, ब्रांड की प्रमोशन। आप जाते हैं जब परचेज करने, कई दफा ऐसा होता है डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होती, वहां पे वो जो सेल बॉय या सेल गर्ल खड़ी होती है वो आपको कहती भी है सर उसकी जगह आप ये ट्राई करके देख लें, बट आप कंप्रोमाइज नहीं करते। ये चीज है ब्रांड लॉयल्टी। उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो क्विकली ऑफर करें। ये आपको लास्ट टाइम पे भी बताया, पूरी दुनिया में सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो लॉन्च किया था देखने में हमको मिला था इंडिया में डोमिनोज ने। इसकी वजह से भी आप कंपटीशन विन कर सकते हैं, क्योंकि जो कस्टमर वेट नहीं कर सकते उनके लिए तो आप फिर ऐसी सर्विस जब प्रोवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली जब आपका कोई भी कंपेटिटर मार्केट में वैसी सर्विस ऑफर नहीं कर रहा होगा तो ये तो एक और आपके लिए कंपेटिटिव एडवांटेज की बेसिस बनेगी। अब ये जो वैल्यू एडिशन थी ना, इसे पहले डिस्कस करने का कंसर्न ये था कि ये जो अब आपका नेक्स्ट मॉडल है ना कंपेटिटिव एडवांटेज का, जिसको वैल्यू चेन एनालिसिस बोलते हैं, ये जॉनसन एंड शोल्स ने मॉडल रिप्रेजेंट किया था। इसने कहा कि बेसिकली जो हमने यहाँ पे उस दिन बात की थी, वो लड़के ने पूछा था सर ये डेफिनेशन है या ये है, ये कि किस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज या डिपार्टमेंट जो हैं वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं कंपेटिटिवनेस के अंदर। अल्टीमेटली डिपार्टमेंट्स ही वो हैं, पिलर्स हैं जो कि कंपनी को सक्सेसफुल बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो अब हम यहाँ पे बेसिकली वो डिपार्टमेंट वाइज देखेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट किस तरह से कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करने में अपना रोल प्ले करता है। जॉनसन एंड शोल्स के अकॉर्डिंगली इसने कहा बेसिकली आप बिजनेस की एक्टिविटीज को ना दो मेन एक्टिविटीज में डिवाइड करें। नंबर वन, एक को आप कहते हैं प्राइमरी वैल्यू चेन एंड नंबर टू इज सेकेंडरी वैल्यू चेन। अच्छा, ये जो प्राइमरी वैल्यू चेन है ना, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करने। इसमें सबसे पहली एक्टिविटी है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर क्या चीज आती है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर बेसिक, यार तैयब अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा काइंडली। अच्छा, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट वही है जब आप अकाउंटिंग नहीं करते और कैरिज इनवर्ड का कॉन्सेप्ट, वो जो ट्रांजैक्शंस आप पास करते हैं, ये वही है। ये एक्टिविटी बेसिकली रॉ मटेरियल को एक्वायर करना नंबर वन, और रॉ मटेरियल की हैंडलिंग से डील करता है। अब इसका मतलब ये है, अब देखें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की एक्टिविटी किस तरह से मेन कंपेटिटिव एडवांटेज आपको गेन करके दे सकती है। दो तीन कॉन्सेप्ट, जो रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं वो कम प्राइस के ऊपर हो, पहला। नंबर टू, वो एफिशिएंटली कंपनी के अंदर आ जाए, डैमेज वगैरह का कॉन्सेप्ट ना। नंबर थर्ड, इसमें से
ऐसा मटेरियल जिसके ऑब्सलीट होने के चांसेस हैं, सबसे पहले प्रोडक्शन के अंदर वो मटेरियल यूज किया जाए। फिर नंबर 4, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वो कम होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये वो एक्सपेंसेस हैं कि अगर इनको आप कंट्रोल कर लें तो आप प्रोडक्ट की प्राइस को भी लो कर सकते हैं। भास कंपनी के इनबाउंड लॉजिस्टिक्स बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंगली एफिशिएंट होते हैं। ये रीजन होती है कि वो मार्केट के अंदर डोमिनेटिंग प्लेयर होते हैं, क्योंकि उनका कंपेटिटर इसके बदले में इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाता। नंबर 2, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या चीज आती है कि ये जो आपने मटेरियल परचेज किया, कंपनी के अंदर लेके आए, अब आपने इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि वो जो प्रोसेस नहीं हम बोलते, इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्जन। तो बेसिकली ऑपरेशंस में वो एक्टिविटीज आती हैं जिसमें ये रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है, इसको प्रोसेस करके आपने फिनिश गुड के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। हर चीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के अंदर आती है, लाइक मशीन्स, प्लांट्स, असेंबली, पैकिंग, टेस्टिंग, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ये सारे ऑपरेशन एफिशिएंट होने चाहिए। बास कंपनी की ये कैपेबिलिटी होती है, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रॉ मटेरियल को बड़ी जल्दी क्विकली ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं फिनिश गुड के अंदर। बास नहीं कर पाते। फिर कईयों में आप ये जो प्रोडक्शन एरर का कॉन्सेप्ट सुनते हैं, ये आते हैं। तो ये चीज़ें कितनी एफिशिएंटली और कितना इफेक्टिवली आप मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं फिनिश गुड के अंदर। नंबर 3, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। ये वही कॉन्सेप्ट है जिसको आप अकाउंटिंग में कैरीज आउटवर्ड के नाम से याद हैं। अब आपने फिनिश गुड के अंदर गुड्स को कन्वर्ट कर लिया, मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया, अब आपने उन प्रोडक्ट्स को डिलीवर भी तो करना है मार्केट में, मेक अवेलेबल भी बनाना है कस्टमर के लिए। तो जितना एफिशिएंटली आपकी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होंगी, वो ये जो अभी हमने ऊपर कहा ना वैल्यू एडिशन के अंदर कॉन्सेप्ट, कि कितना फास्टली जो है ये, कि कितना क्विकली आपकी गुड या सर्विस आपको अवेलेबल है, ये कॉन्सेप्ट ये यहां से ही आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। बास कंपनी के प्रोसेसेस बहुत स्लो होते हैं। आप ये एग्जांपल कंसीडर करें, दराज पे कई ऐसे सेलर्स हैं कि आप वहां पे रिव्यू पढ़े ना तो लिखा होता है वेरी स्लो सर्विस या ये, फिर उसका समझे ना इम्पैक्ट क्या जाता है। जो रिव्यूअर है, मतलब आपने किसी चीज का ऑर्डर करना है, आप वो रिव्यू देखते हैं तो देन आप ऑर्डर नहीं करते। क्यों? ड्यू टू बैड रिव्यू। तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो पड़ेगा। उसके बाद नंबर 4 एक्टिविटी जो है वो मार्केटिंग एंड सेल्स। इसको डिस्कस करना डिटेल में जरा जरूरी है, क्योंकि आपके यहाँ ये एक टॉपिक जो कि हम इसके बाद कवर करेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का क्या रोल होता है बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलप करने में, और ये उसके अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम बेसिकली मेन क्या होता है, 4 P's को डील करना। 4 P's मार्केटिंग के क्या हैं? नंबर 1, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसको हम बोलते हैं 4 P's। प्रोडक्ट के बारे में बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट क्या चीज होती है, ये आप जो भी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं या सर्विस ऑफर कर रहे हैं ना, कस्टमर के माइंड में आप क्लियर करें कि वो प्रोडक्ट है क्या, उसके फीचर्स क्या, किस पर्पस के लिए, प्लेस आपको कहाँ से अवेलेबल होगी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, डिफरेंट टाइप्स की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट करती है। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, कि स्टार्टिंग में आप मार्केट शेयर गेन करने के लिए प्रोडक्ट को लो प्राइस पे ऑफर करते हैं, देन देखते हैं सेल्स इंक्रीज हुई है तो प्राइस बढ़ा देते हैं। कैप्टिव प्राइसिंग कॉन्सेप्ट लेडीज के लिए, बाय वन गेट वन फ्री, अट्रैक्टिव है ना।
देन प्रमोशन, आप प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करेंगे, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, स्पॉन्सरशिप्स, ये सारी चीजें जिससे आप ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। उसके बाद नंबर 5 इज सर्विस। ये वो एक्टिविटी है जिसने लास्ट 7 to 8 years में सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले किया बिजनेस कंपेटिटिवनेस। ये जो गाड़ियों के साथ 3S का कह लें कि एक एक्रोनिम बोला जाता, ये क्या कॉन्सेप्ट है। फिर आप किसी शॉप पे जाए ना, किसी शोरूम पे जाए, एसी परचेज कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो रही है, वो सबसे पहले आपको बताते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। लाइक सर, हम आपको इसकी इंस्टॉलेशन भी फ्री देंगे, हम इसको आपके घर तक पहुंचा के भी आएंगे विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। ये है वो कॉन्सेप्ट। और ये वो एक्टिविटी है जिसने सबसे ज्यादा इन दिनों में कंपनीज को हिट भी किया है और अफेक्ट भी किया। जो कंपनीज ये सर्विसेज ऑफर नहीं करती आज की डेट में, वो अपना कंपटीशन लूज कर देती हैं। ये पक्की बात होती है कि आपका कस्टमर स्विच कर जाए अगर वो आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं। हर कॉन्सेप्ट, इंस्टॉलेशन, वारंटी, गारंटी, ये जो कॉन्सेप्ट है 24/7 सपोर्ट, कि जब आप चाहें कॉल सेंटर पे कॉल करें, आपको सर्विस में या किसी चीज़ के अंदर इशू आ रहा है तो उस इशू से रेलेवेंट आप डिस्कस कर सकते हैं कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स। बट यहाँ पे ना अब एक कॉन्सेप्ट है, ये जो हमने आइडेंटिफाई की है ना एक्टिविटीज, यहाँ पे जॉनसन एंड शोल्स के अकॉर्डिंगली इसने कहा कि हर इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से डिफरेंट होती है। नंबर 1, अब जिस तरह रिटेलिंग इंडस्ट्री है, इसकी बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, सर्विसेज की बात करें, तो हर इंडस्ट्री दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह शुगर इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री से डिफरेंट है। हर इंडस्ट्री में प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अलग है। तो हम ये कहें कि ये पांचों एक्टिविटीज हर इंडस्ट्री के अंदर सेम होंगी? नो, किसी और इंडस्ट्री के अंदर कुछ और भी हो सकता। बट ये उसने जो मॉडल रिप्रेजेंट किया, ये एक कॉमन मॉडल रिप्रेजेंट किया कि मोस्टली ये हो सकता है, बट मे बी ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर इसकी प्रैक्टिसेस डिफरेंट हो। आगे चलते, नेक्स्ट जो है वो है सेकेंडरी वैल्यू चेन, जिसको हम सपोर्टिंग एक्टिविटीज बोलते हैं, जिसका इनडायरेक्टली इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। नंबर 1, सबसे पहले परचेजिंग। अब जारी बात है, परचेजिंग कौन करेगा? परचेजिंग डिपार्टमेंट, या जिसको हम प्रोक्योरमेंट का कॉन्सेप्ट बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो। अब ये जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स थी उसको डील कौन कर रहा होता है? ये परचेजिंग। आपका होता क्या है, एक प्रोसेस है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसी को फॉलो करना पड़ता है। वो प्रोसेस क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी डिपार्टमेंट में, हम कहते हैं जी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किसी चीज की जरूरत पड़ी, लाइक उनको प्रिंटर चाहिए। अच्छा, अब वो डायरेक्टली जाके परचेज नहीं कर सकते। इसका प्रोसेस है, सबसे पहले वो रिक्वेजिशन सेंड करेंगे किसको? परचेजिंग डिपार्टमेंट। परचेजिंग डिपार्टमेंट वाले कंसल्ट करेंगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कि भाई ये चीज़ परचेज करनी है, क्या इसके लिए बजट अवेलेबल है? देन अगर है तो वो मार्केट में सप्लायर्स को कांटेक्ट करेंगे। जब वो सप्लायर्स को कांटेक्ट करेंगे तो वहां से कोटेशन मंगवाएंगे। फिर आपकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेंगे कि कब अच्छी क्वालिटी और लो प्राइसिंग पे कौन आपको ऑफर कर रहा है वो प्रोडक्ट। तो
इसका मतलब ये है 2-3 की कंसर्न है परचेजिंग डिपार्टमेंट के। नंबर 1 प्राइसिंग, नंबर 2 क्वालिटी एंड नंबर 3 इज टाइम। अगर परचेजिंग डिपार्टमेंट इन तीनों चीजों को कंट्रोल कर ले तो बिजनेस कंपेटिटिवनेस के अंदर बड़ा मेन रोल प्ले कर सकता है। बाज कंपनी सिर्फ आज की डेट में इस वजह से सक्सेसफुल हैं या उनका मार्केट शेयर मार्केट में इस वजह से ज्यादा है क्योंकि उनकी वो कंपनी कैपेबल है लो प्राइस के ऊपर क्वालिटी मटेरियल परचेज करने में और टाइमली अवेलेबल करने में मटेरियल। नंबर 2 टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था अब सबसे ज़्यादा मेन रोल बिजनेस में टेक्नोलॉजी है और अब जो मार्केट प्रैक्टिस है कंपेटिटिवनेस की वो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस नहीं रही, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी नहीं रही, वो अब ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी जो है ना वो टेक्नोलॉजी की बेसिस के ऊपर कंपटीशन करती है। लाइक आप बात करें प्रोडक्ट डिज़ाइन की या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईटी सिस्टम्स की। अब आईटी सिस्टम क्यों मेन रोल, इंसान के साथ साथ सॉफ्टवेयर्स ने बड़ा मेन रोल प्ले करना शुरू कर दिया ऑर्गेनाइजेशन। आपके यहाँ तो पूरा एक पोर्शन है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का, उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे देखिए ना अब जो इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसको स्टोर करना, जब चाहिए हो उस इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, ये सारी सपोर्ट्स आपको कौन प्रोवाइड करती है? आईटी। टेक्नोलॉजी के बगैर अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल नहीं। प्रोडक्ट की इनोवेशन के कॉन्सेप्ट्स, नॉलेज एक्वायर करनी है, जहां तक कि डिसीजन मेकिंग भी अब मैनेजर सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। ये जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा आज की डेट में ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह डिसीजंस लेते हैं। ये जो मैनुअल अकाउंटिंग और सॉफ्टवेयर बेस्ड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, कितने सारे चीजें उन्होंने आपके लिए आसान कर दी सॉफ्टवेयर से। वो जो कॉन्सेप्ट होता था एरर्स का और बाकी सारी चीजें, टेक्नोलॉजी ने उन सारी चीजों को एलिमिनेट किया। अब ज्यादा टाइम आप कम टाइम में मैनेज कर सकते। उसके बाद एक और डिपार्टमेंट एक टाइम पे, आज से आप चले जाए ना 7 years बैक, तो ये जो डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स, बड़ा काम हुआ इस पे। यहाँ तक के लोग एमबीए करना होता था ना तो किसमें जी, एचआर। यार पाकिस्तान के अंदर तो इतना इस्टेब्लिश नहीं हम कर पाए इस कॉन्सेप्ट को क्योंकि यहाँ पे सेठ कल्चर एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे तो वो फिर जब सेठ कल्चर होगा तो चौधरी भी होंगे, जाहिर बात है फिर वो मसला है। बहरहाल जिन कंट्रीज ने इस कॉन्सेप्ट को बड़ा एफिशिएंटली अडॉप्ट किया है उन कंट्रीज में कंपनी से रेलेवेंट कई जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व भी हो गए। अच्छा, सबसे पहला मेन रोल क्या है एचआर का? नंबर 1 इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अच्छा, लोग समझते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एक चीज है, नो। रिक्रूटमेंट खत्म होगी तो सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है किस तरह से आप एक एबल कैंडिडेट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो आप जॉब ऑफर कर रहे हैं उसके लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ना रिक्रूटमेंट का, ये एप्लीकेशन फॉर्म जमा होने तक होता है। इसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और सिलेक्शन क्या है? राइट पर्सन फॉर राइट जॉब का कॉन्सेप्ट। इसके बाद ट्रेनिंग डेवलपमेंट में एचआर,
एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड देने में HR, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का डेटा मैनेज करना, उन ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करना, ये सारा का सारा काम किसका है? ह्यूमन रिसोर्स का। इस डिपार्टमेंट ने बड़ा मेन रोल कंपेटिटिवनेस में इस तरह से प्ले किया कि ये जो कॉन्सेप्ट था ना, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, अगर ये आप कर लें तो एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ से कंपनीज ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी कॉन्सेप्ट अचीव किया। अब कैसे किया? इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? हाउ टू मिनिमाइज पर यूनिट कॉस्ट। अब इसमें हमने उस दिन कहा था कि बेसिकली कॉस्ट में 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं, लेबर, मटेरियल और ओवरहेड्स। तो इसका मतलब है लेबर। अब ये बात नहीं कि जो एग्जिस्टिंग सेक्टर में जो कंपनीज हैं आप उनसे कम सैलरी ऑफर कर रहे हैं, नो, ये इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं आता। ये वो कॉन्सेप्ट है, वो जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट है, या कांस्टेंट रिटर्न वाला। हत्ता कि वो जब आप अप्लाई करते हैं ना जॉब पे, आजकल ऐड देखें तो वो देखते हैं आपको बकायदा लिखा हुआ होता है मार्केट बेस्ड सैलरी आपको ऑफर करेंगे, ये कंपेटिटिव पैकेज ऑफर करेंगे। ये किस कंसर्न में है? अगर राइट पर्सन फॉर राइट जॉब कर दिया ना, तो बेसिकली अगर वो लेबर स्किल है और वो एम्प्लॉय उस रोल पे फिट बैठता है, तो याद रखें वो आपको, आप जो उसको सैलरी पे कर रहे होंगे उससे 3 टाइम्स वो आपको आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करके देगा। वो अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई करता है। ये आउटपुट की कंसर्न में हम बात कर रहे हैं। एंड नंबर 4th इंपॉर्टेंट इज कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर। वो जो हमने एक चैप्टर पढ़ लिया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाला, वो किस कंसर्न में था? ये आपने देखा बकायदा कि अगर अच्छा या जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है अडॉप्ट करें, तो उसके पॉसिबल बेनिफिट्स क्या हैं और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इनअप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करें। तो ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट सिस्टम्स, प्लानिंग, फाइनेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, ये सारे के सारे टोटल कॉन्सेप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहां पे वर्क फ्लो किस तरह। फिर कम्युनिकेशन की बात करें, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप क्या है, या कम्युनिकेशन चैनल्स कौन से यूज होते हैं, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, अब इसने कहा ये जिस तरह मैंने आपको बताया, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज का तो डायरेक्टली मेन रोल है ना, बट ये जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती हैं ना, ये बेसिकली किसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज को। बट एक चीज याद रखें, ये जो वैल्यू क्रिएशन की हमने बात की है ना, वैल्यू एडिशन बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज जो हैं वो तो करेंगी करेंगी, बट कहता है कि सपोर्टिंग एक्टिविटीज भी डायरेक्टली कर सकती है। ये मतलब नहीं है इसका, ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप ये कहें कि जी स्पोर्टिंग का किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। नहीं, वो है। मैंने कहा बेसिकली मेन डायरेक्टली इन्वॉल्व कौन सी होती हैं? प्राइमरी। बट सेकेंडरी या स्पोर्टिंग एक्टिविटीज की बात करें तो ये बेसिकली इनका मेन काम क्या होता है? सबसे पहला वो प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट प्रोवाइड करना। बट ऐसा भी है, कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी हैं कि जो डायरेक्टली वैल्यू एडिशन कर देती हैं सपोर्टिंग एक्टिविटीज में से। मतलब बाज कंपनीज के पास बहुत आउटस्टैंडिंग सप्लायर्स होते हैं जो कि चीप रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं या क्वालिटी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो परचेजिंग डिपार्टमेंट ने, जारी बात है, अब वो जो वेंडर के साथ रिलेशनशिप है वो तो परचेजिंग डिपार्टमेंट देखता है ना। तो यूं भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी का न्यू आईटी सिस्टम लॉन्च करना ऑर्गेनाइजेशन, फिर जो आप मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या ये वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है आपके कंपेटिटर्स से, वो सारी चीज़ें एड्रेस करता है। फिर अब एम्प्लॉयज तो आपने रख लिए सारा कुछ, बट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की स्किल्स को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? थ्रू ट्रेनिंग। बास कंपनीज बहुत एक्सटेंसिव लेवल की ट्रेनिंग ऑफर करती है अपनी कंपनी को।
ये हल नहीं होता कि एक लेबर वो काम ही सही कर पा रहा है या ये आपने उसे जॉब से फारिग कर नो अगर उसके अंदर डेफिशिएंसी है तो उसको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस को जो टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं उसके साथ कॉप अप कर सके। फिर कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरह से आप बेस्ट अडॉप्ट करके जो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग है उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अब दुनिया में एक चीज़ जो आईटी ने कन्वर्ट की है ना, वो ये है कि मैनेजर्स डायरेक्टली डिसीजंस नहीं लेते विदाउट कंसीडरिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन। नंबर टू, और इन सॉफ्टवेयर की सपोर्ट लिए बगैर, इनसे रिपोर्ट्स जनरेट किए बगैर डिसीजन नहीं लेते। जी जनाब, यहाँ तक कोई बात क्लियर नहीं है, कोई क्वेश्चन वो पूछें, शाबाश, बारी बारी हैंड रेज करके। कमाल हो गया, क्लियर, ठीक है जी, क्या कह सकते हैं। पक्की बात है ना, सारों को समझ आ गया है। हाँ जी तंजीला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी तंजीला। सर जब आप बता रहे थे ना ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, तो जी तब जी, मुझे समझ नहीं आया था, तो फिर मैंने हैंड रेज किया था, लेकिन आपने शायद देखा नहीं, तो मैंने अच्छा कहा चले आपसे पूछ लूंगी। हाँ जी, वो बता जी दीजिएगा दोबारा। तंजीला, बेसिकली एचआर का बड़ा मेन रोल है, वो इस तरह से है। नंबर वन, वो किस तरह से कंपेटिटिवनेस में अपना रोल प्ले कर सकता है एचआर डिपार्टमेंट कि नंबर वन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के प्रोसेस को इफेक्टिव बना के, उसमें मैंने बताया ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेम चीज़ें नहीं है। बेसिकली सिलेक्शन का प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस खत्म होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब बेसिकली क्या है कि जो एक अट्रैक्टिव या स्किल्ड कैंडिडेट है, आप अपनी जो जॉब वैकेंसी है उसके लिए उसको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस तब एंड हो जाता है जब एप्लीकेशन फॉर्म्स जमा हो गए, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा सिलेक्शन का। और सिलेक्शन में कॉन्सेप्ट आता है राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। एक चीज तो ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का डेटा मेंटेन करना, वो एचआर का काम। उनको कब कब ट्रेनिंग की नीड है उस चीज को आइडेंटिफाई करना और वो चीज प्रोवाइड करना ताकि उनके अंदर नेसेसरी स्किल्स और एबिलिटीज को इन्हेंस किया जा सके। साथ साथ एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज हैं आपके, अब वो जब अपना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो उस आउटपुट की बेसिस के ऊपर उनको रिवॉर्ड्स देना, ये किसका काम है? ह्यूमन रिसोर्स का काम। हाँ जी तंजीला, क्लियर? जी सर, समझ आ गई, थैंक यू सो मच। गुड। हैंड रेज किया, नाम नहीं लिखा आ रहा, सीओ और फैसलाबाद है मेरे ख्याल से। जी जी पूछें। सर सप्लाई चेन एंड वैल्यू चेन में डिफरेंस काइंडली जरा डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, वैल्यू चेन और सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन जो है ना, वो बेसिकली आपकी जो है रॉ मटेरियल हैंडलिंग, बाकी सारी चीजें। सप्लाई चेन तो एक जनरल फ्रेज है ना जो कि बोला जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, कि रॉ मटेरियल की हैंडलिंग बाकी सारा कुछ वो सप्लाई चेन के अंदर आता है। जबकि ये जो दूसरा है इसके अंदर हम बेसिकली किस चीज को, ये जो चार एक्टिविटीज हमें मेन पड़ी हैं, परचेजिंग, उसके बाद टेक्नोलॉजी, एचआर और कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीजें आती हैं। तो सप्लायर चेन मैनेजमेंट तो सिर्फ वो परचेजिंग के हिसाब से एक की कंसर्न, बस। क्लियर है? सर जी, किसी और का क्वेश्चन? मैं वो समझ गया हूँ लड़के ने क्यों पूछा, पास पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, मुझे लगता है लड़के ने वो देखा तो पूछा। सही कहा ना मैंने? सर ऐसे ही है। हाँ गुड, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन पूछ लें, क्लियर है।
तो जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि आप जो हम चैप्टर एंड किया करेंगे या टॉपिक एंड किया करेंगे उससे रेलेवेंट आपकी प्रैक्टिस भी डन कराया करूँगा कि किस किस किस्म के, अगर उस टॉपिक में से पॉसिबल सिनेरियो बनता है तो वो सिनेरियो क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, आपने उस सिनेरियो क्वेश्चन को डील किस तरह से करना है, और पॉसिबल जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से होंगे। तो जनाब आज वो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और ये फाइल भी आपको मेक अवेलेबल हो जाएगी विद अदर क्वेश्चंस। और कोशिश मैंने ये की थी कि जो चैप्टर है मैंने बनाया भी है वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा कि पॉसिबल क्वेश्चन क्या है और उसके आंसर, वो मतलब आपको उस फॉर्म में भी नोट्स जो है ना वो मिल जाया करेंगे। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ आपसे। ये देखें जी, जो स्क्रीन शेयर की सारों को नजर आ रही है, अब चेंज हो गई होगी स्क्रीन। सबको नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। ये देखें आप, ये समझना, ये एक क्वेश्चन है और इसको मैं बोलता होता हूँ स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो। अच्छा, ये स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो की खूबसूरती ये होती है आपके पास कि इस क्वेश्चन में आपने अपने से कुछ भी आंसर नहीं करना होता। इसमें जो चीजें, जो सिचुएशंस क्वेश्चन के अंदर गिवन हैं, आपने वो चीजें सिर्फ आइडेंटिफाई करनी होती हैं और लिख देनी होती है। आप अपने से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये तरीका है। इसमें आप अपनी प्रोफेशनल बॉडी की बात करें या अदर प्रोफेशनल बॉडी, दुनिया की जितनी प्रोफेशनल बॉडी, स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो डील करने का यही मेन तरीका होता है एज ए एग्जामिनर। और ये 100% इस चीज पे आप मेरी तरफ से इस बात को श्योर बना सकते हैं, पक्का। अब देखें तरीका क्या। पहले याद रखें, ये जो स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो होता है ना, हमारे पास एक चीज प्रोफेशनल बॉडी में ना, ये जो स्टार्टिंग का आपको एडिशनल रीडिंग टाइम पीरियड गिवन होता है ना 15 मिनट, ठीक है, आप में भी है, आई कैम में भी है, बाकी जगहों के ऊपर भी है। मैं इसको बोलता हूँ कि ये जो 15 मिनट होते हैं ना, ये आपके या तो पेपर को पास करा देते हैं या फेल करा देते हैं। असल में ये जो प्रोफेशनल बॉडी का कॉन्सेप्ट है ना, एक ऐसी प्रोफेशनल बॉडीज जिनके अंदर कोई स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल नहीं है, जस्ट कोर्स आउटलाइंस एग्जिस्ट करती हैं, बाकी आप जहां मर्जी से रेफरेंस बुक्स देखें, बाकी सारा कुछ करें, प्रिपेयर करें ना, वहां पे तो फिर पेपर का प्रेशर और ज्यादा होता है। और हम क्या करते हैं एज ए पाकिस्तानी, हमारी अप्रोच बड़ी नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्या होती है, अब 15 मिनट पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पहले उन्होंने कहा जी टाइम स्टार्ट। अब आपने वो जो क्वेश्चन में 8-10 जितने भी क्वेश्चंस है ना, हम उसमें क्या देख रहे होते हैं, क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि हमें इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आता। और यहीं पे आप बेसिकली वो जो आउटपुट आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं ना, वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो पाता, क्योंकि आप तो पहले ही अप्रोच नेगेटिव लेके जा रहे हैं। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये इसको ध्यान से पिक करें, एडॉप्ट करें। कभी भी ये मत सोचें कि उसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आता। आप ये चीज ढूंढें उसमें सबसे पहले कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। असल में देखें, 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो पहले तो आपने 50% मार्क्स गेन करने हैं ना पासिंग के लिए। तो आप जो बंदे गोल्ड मेडल भी लेते हैं, सर्टिफिकेट्स लेते हैं, बाकी सारा कुछ, तो सबसे पहले वो 50 मार्क्स का पेपर ही जो होता है उसको सही तरह से करते हैं पास होने के लिए। तो पहले आप पेपर में ये आइडेंटिफाई करें कि आप अपने 50 मार्क्स कहाँ से सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर ये आप अप्रोच चेंज करके देख लें तो देखें आप वो करेंगे। अब होता क्या, वो 15 मिनट में आपको वो टेंशन जनरेट हो चुकी होती है कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आता, और फिर आप अपनी गर्दन भी आगे पीछे दूसरों को देख रहे होते हैं या ये, और आप अब पहला क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, वो आपको आता था, अब आपको फिक्र क्वेश्चन नंबर 3 की है, वो आपको नहीं आता, वो कैसे जुगाड़ करें, आगे पीछे कहाँ से देखें, ये बाकी सारी चीजें।
तो जो कि इसका पहला गलत AGM कॉन्सेप्ट। जो है वो बाय लॉ 18 मंथ के बाद होना चाहिए। इकरा माइक म्यूट करना। अच्छा, अब देखें तरीका, ये जो स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो होते हैं इन क्वेश्चन को डील करने का क्या तरीका होता है। अब ये जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है वो कम से कम इतनी क्वांटिटी में हो गई, या इससे 2-3 लाइंस कम होगा, या हो सकता है इससे 2-3 लाइंस ज्यादा हो। कभी भी स्टार्टिंग में जो सिनेरियो होता है ना, इसका क्वेश्चन पढ़ना मत स्टार्ट करते। सबसे पहले आप उसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, रिक्वायरमेंट से, कि आपसे मांग क्या रहा है। अब वो आपसे मांग क्या रहा है, ये यहाँ पे आप देखें जरा, आपका ये ए पार्ट नहीं है, बी पार्ट आपका है यहाँ पे। वो क्या कहता है बी पार्ट के अंदर, आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्राइमरी वैल्यू चेन एज सजेस्टेड बाय पोर्टर एंड गिव 2 एग्जाम्पल रिलेटेड टू सच एक्टिविटीज इन ईएस। ये ईएस का मतलब ईट स्मार्ट का केस है कि इसके अकॉर्डिंगली देनी है। अब इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपको क्लियरली बता दिया, बट हम क्या करें, हम एज ए स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं हो पाते ना। एग्जामिनर आपको क्लियरली कह रहा है कि जो इसके अंदर केस के अंदर जो एग्जांपल्स गिवन है वो आपने देना, अपने से कुछ मत लिखिए। बट आप यहाँ पे जब देखते हैं ये तो 6 मार्क्स हैं, तो भाई स्टूडेंट ये कह रहा होता है 6 मार्क्स का इतना कम आंसर कैसे, हमने कुछ ना कुछ तो लिख के जाना। और यहीं पे आप गलत होते हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। अब जरा पढ़ते हैं, अब आपको समझ आ गया ना। अब अभी हमने पढ़ा प्राइमरी वैल्यू चेन, ठीक है, और दूसरा था सेकेंडरी जो कि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज थी। अब आपको पता हो गया। अब आपने पेपर में ना याद किया, मेमोरी अपनी खोली, पता लगा प्राइमरी वैल्यू चेन में कौन सी आती है। नंबर 1 पहले आपके पास इनबाउंड लॉजिस्टिक, नंबर 2 ऑपरेशन, नंबर 3 इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, नंबर 4 आपके पास मार्केटिंग, नंबर 5 सर्विस। अब जब आपको ये याद आ गया, अब एक तरीका, ये जब सिनेरियो आप करें तो हेडिंग्स लिखें, ठीक है जी। अब आपने हेडिंग्स बनाई, इसका मतलब है इस केस के अंदर ये वैल्यू चेन की सारी एक्टिविटीज जो प्राइमरी वैल्यू चेन की है वो होंगी। आप एक हेडिंग लिखें पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, नीचे 4-5 लाइनें छोड़ दें। देन आप लिख लें फिर सेकंड आपके पास ऑपरेशंस, नीचे लाइंस छोड़ दें। आगे लिख लें फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, लाइंस छोड़ दें। यूं ही मार्केटिंग, यूं ही आपने सर्विस लिख दी, ठीक है। अब देखें तरीका क्या होता है। कहता है ईट स्मार्ट, a family owned business is being managed by Mr. and Mrs. Khan. ES has been enjoying high profit and strong client base and is highly regarded for its premium quality diet food, energy drinks and low carb salads. आगे कहता है the food is prepared under the supervision of Mrs. Khan, a foreign qualified nutritionist who has hired a team of qualified staff having sound knowledge and experience. Mr. Khan is a marketing graduate and looks after supply chain activities. अच्छा, अब ये जो यहाँ पे बात आई ना सप्लाई चेन एक्टिविटीज, इसका मतलब है ये बात करना चाह रहा है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की। आगे कह रहा है फ्रॉम ऑर्डरिंग अ सेफ स्टोरेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स टू डीलिंग विद कस्टमर कंप्लेंट्स एंड encouraging feedback. At present, ES is offering takeaway and delivery services. ठीक है। अब ये जो है ये तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है ना, टेक अवे एंड डिलीवरी सर्विसेज। आगे कहता है डाइनिंग सर्विस इज नॉट बीइंग ऑफर्ड ड्यू टू द फैक्ट दैट मिस्टर एंड मिसेस खान हैव बीन बिजी इन मैनेजिंग द रूटीन दैट ES relies on word of mouth and social media pages for promoting the business। अब ये देखें ये क्या आ गया, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो मार्केटिंग में वो कौन से चैनल यूज कर रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ, नंबर 2 सोशल मीडिया पेज। ये आगे कहते हैं गिवन द लो सेटअप कॉस्ट एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर हेल्दी फूड, number of new online businesses have entered into the market. Some restaurants have also started to offer separate diet food menus. BeFit, a chain of fitness center, has approved ES to partner with them in preparing diet plans and meals for its members. Partnering with BF would mean hiring of additional staff at various level of operations and management.
अब देखिए, आपने ये सिनेरियो पढ़ा, अब आपको ये बातें याद होगी ना, अब आपने यहाँ से देखा। अब देखिए, मैंने आपको कहा वो लिख लें, ऊपर हेडिंग आपने डाल दिया, एक्टिविटीज कौन सी हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। अब इनमें क्या, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स वो प्रोक्योर करते हैं वो आ गया, नंबर 2, और स्टोरेज। हमने दो ही बातें वहां पढ़ी थी कि रॉ मटेरियल परचेज करना, देन उस इन्वेंट्री को मैनेज करना, बेसिकली वेयर हाउस कैपेसिटी या कहाँ पे आप स्टोर करें, ये आ गई दो एक्टिविटी। ऑपरेशंस, अब ऑपरेशन में क्या था, और जो डाइट फूड और एनर्जी ड्रिंक्स और लोग क्या सैलेड्स बना रहे हैं, पता लग गया आपको। उसके बाद पैकिंग ऑफ फूड फॉर डिलीवरी, ये भी किसका है, ऑपरेशंस का। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, जो कि मैंने आपको बताया, टेक अवे और डिलीवरी, जो टेक अवे सर्विस और साथ वो डिलीवरी दे रहे थे होम डिलीवरी। आगे मार्केटिंग एंड सेल्स में वर्ड ऑफ माउथ और सोशल मीडिया पेजेस, ये आ गया। अब नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे, तो वो आपके पास कौन सा सर्विस। अब वो उसने कहा था कि जो कस्टमर कंप्लेंट्स हैं उनको रिस्पॉन्ड करते हैं कस्टमर से फीडबैक। इसमें कुछ भी अपने से नहीं लिखा, ये स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो की खूबसूरती होती है। जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो याद रखें, मार्क्स को नजरअंदाज करके जितने भी मार्क्स, आपने स्पेसिफिक रहना है उस पर्टिकुलर सिनेरियो से। जी जनाब, पूछें यहाँ पे, पहले इससे रेलेवेंट, इस क्वेश्चन से रेलेवेंट किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है वो पूछ लें, कोई बात क्लियर ना हो, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। ये भी क्लियर, अच्छा जी। फिर अब हम नेक्स्ट पे जरा पहले आज जो टॉपिक्स किए हैं इससे रेलेवेंट पॉसिबल क्वेश्चन देखते हैं ना, फिर जो उस दिन कर चुके थे उसके पॉसिबल क्वेश्चन देखते हैं और उससे देखते हैं आंसर कैसे करते हैं। अच्छा जी, स्मार्ट वाला हो गया। ये जनाब यहाँ पे आपके पास लिखता है, कहता है ऑर्गेनाइजेशन see competitive advantage by attempting to attain a position whereby customer would be willing to pay higher prices for products or services that they perceive of higher value than those being offered by competitor। ये अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कौन से टॉपिक में पढ़ा, कि बेसिकली जिसमें आपको अपनी प्राइस जस्टिफाई करनी पड़े प्रोडक्ट के अगेंस्ट, तो वो हमने वैल्यू एडिशन के अंदर पढ़ा। अब यूं ही कहता है, डिस्कस एनी 4 मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट टू ऐड वैल्यू टू इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विस, आल्सो गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। अब उसने आपको बोल दिया, एग्जाम्पल आप दें, अपने से दें। ये नहीं है कि इसमें सिर्फ कोई पाकिस्तान की एग्जाम्पल हो या दुनिया की आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते, नहीं। उसने इन दी केस आप पाकिस्तान नहीं लिखा, आप दोनों एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जो आपके माइंड में। अभी हमने देखा ये वही पॉइंट्स हैं कि जो आपने वहां अभी पढ़े। पहला क्या था, डिजाइन, पैकेजिंग वगैरह, ये हो गया, ठीक है जी। उसके बाद कि आप अपनी प्रोडक्ट को मेक अवेलेबल करें, प्रमोट करें अपने ब्रांड को, ठीक है। फिर टाइमली डिलीवर करें प्रोडक्ट या सर्विस। और नेक्स्ट है, अगर कस्टमर को कोई इंक्वायरी वगैरह वो हो सारा कुछ, तो वो आप अब देखें लास्ट से स्टार्ट करें। ये जो कस्टमर इंक्वायरी है, ये हो गया जिस तरह आप कॉल सेंटर पर 24/7 कोई मसला है, एयरलाइन टिकट कंफर्मेशन चाहिए हो, ये हो गया। टाइमली डिलीवरी की एग्जांपल आप डोमिनोज पिज़्ज़ा की डाल सकते हैं, 30 मिनट के बाद फ्री। उसके बाद सक्सेसफुल प्रमोशन, जिस तरह पेप्सी क्रिकेट को प्रमोट करता है और वो वहाँ से उसकी पहचान। आगे कन्वीनियंट सिस्टम ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल, अमेजोन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, या दराज लिख लें, कुछ भी लिख लें, ठीक है। खैर दराज तो अमेजोन के मुकाबले का नहीं है, बहरहाल फिर भी एक चीज़। उसके बाद ऑफरिंग प्रोडक्ट एट यूनिक फीचर डिज़ाइन वगैरह, ये क्यूट चेक की एग्जांपल है। आप यहाँ पे
और भी दे सकते हैं। लाइक आप बात करें ये डिज़ाइन और पैकेजिंग की, जो ये इसमें आप एग्जांपल डाल सकते हैं आपकी टेलर नीड के अकॉर्डिंगली कोई भी जो ब्रांड सर्विस ऑफर कर रहा हो वो आप कर सकते हैं। इसमें किसी टेलर की एग्जांपल दे सकते हैं आप, या ये वो हो सकता है बुटीक्स की आप एग्जांपल लिख सकते हैं। जी जनाब, इस क्वेश्चन से रेलेवेंट किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज क्लियर ना हो पूछ लें। ये भी क्लियर है, गुड। हाँ जी फिदा पूछो। अच्छा सर, इसमें हम इस तरह भी कर सकते हैं कि कुछ एक जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें इस तरह से वैल्यू ऐड कर दें कि उसकी कुछ क्वांटिटी हम मजीद दे दें, एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे दें, इस तरह से वैल्यू ऐड हो जाए, या ये इसमें नहीं आ सकता? देखिए अगर हम पैकेजिंग की तरफ वैल्यू जाएं। एडिशन में ना फिदा वो जो आप क्वांटिटी, मैं समझ गया, पैकेजिंग तो आ सकती है, बट जो आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना वो बेसिकली कैप्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, या ये बाय वन गेट वन फ्री, उतनी प्राइस में आपको उतनी चीजें ज्यादा मिल रही हैं, वो इसका पार्ट नहीं है। पैकेजिंग है, मतलब आप कोई ऐसी यूनिक पैकेजिंग सर्विस ऑफर कर देते हैं कि जिस तरह आप इसी की एग्जांपल बात करें ना सेवर की, तो वो एक नॉर्मल पॉलीथीन बैगिंग में भी वो आता है और दूसरा वो डब्बे में भी आएगा, तो यस वो फिर वैल्यू एडिशन है, वो उसमें पैकेजिंग कंसर्न आप रख सकते हैं, बट ये क्वांटिटी बेस्ड सिस्टम है, ठीक है ना। ठीक है, ये जी उस दिन से रेलेवेंट के नहीं, ये वाला बात पहले जो आज का किया है ना टॉपिक, इससे ये देख, ये कहता है अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंटिटी इंक्लूड प्राइमरी value chain and secondary value chain. Identify the activities performed by the secondary value chain and describe. अब ये कह रहा है secondary value chain, ठीक है ना, एंड और उसमें केस में उसने कौन सी मांगी थी, प्राइमरी, ठीक है। यहाँ पे अब वो डायरेक्टली कह रहा है, सिर्फ आप पहले कहता है उसने आपको एक स्टोरी सुनाई, अब इससे कंफ्यूज नहीं होना कि वो आपको आइडेंटिफाई करके दे रहा है कि दो एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी भी होती हैं और सेकेंडरी होती हैं। उसने फिर आपको क्या आइडेंटिफाई दी एक्टिविटीज परफॉर्म बाय सेकेंडरी वैल्यू चेन एंड डिस्क्राइब हाउ दे ऐड वैल्यू फॉर द बिजनेस एंटिटी। ये तो सिर्फ आपसे पूछ रहा है सेकेंडरी वैल्यू चेन, बाकी किसी का नहीं पूछा, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जो अभी किया हमने, परचेजिंग, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स और कारपोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यूं आ सकता है। उसके बाद आपके पास जनाब देखते हैं, एक और क्वेश्चन आया, ये बड़े मजे का क्वेश्चन है, और ये समझ आए ना तो बच जाता है, नहीं तो पेपर में ये स्टूडेंट मोस्टली क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते। ये देखें, कहता है जीनत फर्टिलाइजर लिमिटेड इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ फर्टिलाइजर इन एन इंडस्ट्री डोमिनेटिंग बाय 4 कंपेटिटर्स। अच्छा, तो कह रहा है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जो जीनत फर्टिलाइजर है ना वो डोमिनेटिंग है, मतलब मार्केट लीडर है। आगे कहता है इसके जो कहता है बट साथ में 4 मेन कंपेटिटर्स हैं जो कि इसके अलावा डोमिनेटिंग है उस इंडस्ट्री। अच्छा, तो अगर ये आप इकोनॉमिक्स आपको याद हो, आपने पढ़ी थी, और पता नहीं याद हो या ना याद हो, कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, पहले मार्केट स्ट्रक्चर है, ओलिगोपोली की एग्जांपल है कि बेसिकली ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जिसके अंदर फ्यू डोमिनेटिंग कंपनीज हो, या ये जिस तरह बिग 4 का कॉन्सेप्ट है, या ओलिगोपोली की एग्जांपल, ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से। आगे कहता है 2 rival competitors are reported to be planning to increase their manufacturing capacities to produce fertilizer for cultivation of high yielding crops as they anticipate substantial growth in the future.
अच्छा, वो कहते हैं इनमें से जो जीनत फर्टिलाइजर के 2 मेन कंपेटिटर है ना, वो चाह रहे हैं वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना। क्यों? क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि भाई फ्यूचर में यहाँ पे ग्रोथ है। अब वो ये जो कैपेसिटी है इंक्रीज कैसे करेंगे? अब ये कॉमन सेंस है, जारी बात है, वो प्लांट का साइज एक्सटेंड करेंगे अपने का, न्यू मशीनरी परचेज करेंगे, यूं ही होगा ना, लेबर इंक्रीज करेंगे। आगे कहता है ZFL firmly believes that it must also strengthen its capacities significantly to be able to retain its position as an important player। कहता है अब ये जो 2 कंपेटिटर थे ना जीनत फर्टिलाइजर के, कहता है वो तो ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में ग्रोथ होनी है तो हमें अपना प्लांट का साइज और ये सारी चीजें अभी इंक्रीज कर लेनी चाहिए। बट वो कहता है जो जीनत फर्टिलाइजर है उसकी मार्केट साइकी क्या है, वो ये कहता है कि भाई हमें अपनी कैपेसिटी वर्क के साथ साथ इंक्रीज करती रहनी चाहिए, क्योंकि हम नंबर 1 हैं उस इंडस्ट्री में। और अगर हमने अपनी वो पोजीशन रिटेन करनी है, और जो मार्केट लीडर कंपनी होती है जिसके पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर होता है, उनके अंदर तो यही चीज एग्जिस्ट करती है। तो वो अभी से इस चीज को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें कंपटीशन के लिए हर टाइम पे अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना। आगे कहता है डिस्कस द स्पेसिफिक एरियाज इन विच ZFL मस्ट फोकस टू मीट द चैलेंजेस पोज्ड बाय राइवल कंपेटिटर। अब मुझे कोई बता सकता है ये क्वेश्चन आया कहां से, ये कौन सा टॉपिक है? कोई बंदा बताए बोल। हाँ जी, बता सकता है? पहले तो इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है ना, ये आया किस टॉपिक से, फिर हम देखेंगे इसका आंसर किस मैनर में दें। सुमुम बुकुन हो गए, इसलिए कहता होता हूँ पूछ लिया करें बार बार कोई क्वेश्चन हो, शर्माया ना करें। सर ओ मिस सर तंजीला ने लाइन डाल दी है। हाँ जी वहाब। सर ये मतलब कि ये इकोनॉमी ऑफ स्केल से नहीं आया, मतलब कि जब वो अपना प्लांट लगाएंगी उनकी पर यूनिट प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो देखो जाएगी। फिदा, ओ नहीं वहाब, मेरी 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 गौर से बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो वहाब, हमने यहाँ पे क्या कोई ऐसा टॉपिक अभी तक पढ़ा कि जिसमें हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल की मेन हेडिंग पढ़ी हो, या ये चीज वहाब कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल? हमने तो एज एन एग्जाम्पल इकोनॉमीज ऑफ स्केल को कहीं पे डिस्कस किया, बट कोई टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा। तो वहाँ भी एक चीज आपकी एज ए स्टूडेंट, ये प्रोफेशनल बॉडी के स्टूडेंट की ये स्किल होनी चाहिए कि उसको ये चीज पता हो कि मेरे तो यहाँ पे ये टॉपिक है ही नहीं, मैंने अभी पढ़ा भी नहीं है, तो इसमें से तो क्वेश्चन नहीं आ सकता, है ना वहाब? जी सर। हाँ गुड। मिस तंजीला ने पता नहीं कोई लाइन लगाई है, अब मैं पूछ लूं पहले ये लाइन क्यों लगाई थी तंजीला? चले, ये मैंने जो अभी स्क्रीन शेयर की है ये अब सबको नजर आ रही है? जी सर। हाँ ये देखें, ये जो हमने पढ़ा ना यहाँ पे उस दिन पोर्टर की 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ा था, कंपेटिटिव राइवलरी का कॉन्सेप्ट, ये यहाँ से क्वेश्चन आया। वो आपको यहाँ पे ये देखें, ये उसने क्वेश्चन में आखिरी लाइन में आपको ना इशारा दे दिया, पोज्ड बाय वो चैलेंजेस जो कि आपके राइवल कंपेटिटर ने आप पे पोज कर दिए। इसको माइंड में, ये क्वेश्चन यहीं से आया है, ये देखें ये राइवल, और ये जो नीचे मैंने पॉइंट्स डाले हुए थे ना, ये चीज, ये सारे पॉइंट्स यही हैं वहां। अब ये क्वेश्चन बाद में आए, ये नोट्स पहले के बने हुए। ये टीचर आपके की स्ट्रेंथ होती है कि वो कितना आइडेंटिफाई कर लेता है कि एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इस टॉपिक में से। ये पॉइंट डले हुए हैं यहाँ पे। अब पहली बात देखें ना, ये जीनत फर्टिलाइजर और बाकी जो है, अब उसने आपको यहाँ पे ये पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, व्हेन दी राइवल फर्म आर रफली द सेम साइज या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे उसने आपको कहा जीनत फर्टिलाइजर तो मेजर है, बट उसके साथ 4 डोमिनेटिंग कंपनीज और भी हैं।
तो इसका मतलब है आपको डरने की जरूरत है। फिर व्हेन देयर आर मैनी कंपेटिटर्स इन द इंडस्ट्री, ये भी है। फिर कि स्लो ग्रो डिमांड हो या फास्ट है। अब यहाँ पे तो वो डिमांड के अकॉर्डिंगली अपना प्लांट साइज एक्सीड करने की बात कर रहे थे ना। फिर क्या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं या अनडिफरेंशिएटेड है? कॉस्ट क्या है इंडस्ट्री छोड़ने की और भागने की? अब देखें, यही वो जीनत कहता है। अब वो कहते हैं जीनत फर्टिलाइजर को क्या चीजें हैं जिनको देखने की जरूरत है। नंबर 1, सबसे पहले कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को तगड़ा करें, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वो है जो कि आपकी फ्यूचर की नीड्स को आइडेंटिफाई करके बताएगी कि आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में लूप होल्स क्या हैं, वो बताएगी। ये चीज़ है, आप अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए, ये आपको कौन बताएगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर न्यू मशीनरी, प्लांट और जो आपकी फिजिकल फैसिलिटीज हैं उनको इम्प्रूव करें, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को रिवाइज करें। फिर कोई अगर आपको लगता है ना कि आपके पास इनोवेशन है या ये, तो आप कंपेटिटिव राइवलरी कैसे ले सकते हैं? अब ये जीनत फर्टिलाइजर है, कोई न्यू फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर कर लें या उसका फार्मूला ये ढूंढ लेंगे तो उसके अगेंस्ट पेटेंट राइट, कॉपी राइट वगैरह लेंगे, तो फिर कोई भी राइवल वो चीज नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो ये चीज आगे चलते हैं, फिर देखते हैं और क्या क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा हाँ, ये आया हुआ फिर एक और इसमें से। हाँ, ये कहता है according to Michael Porter, 5 activities in the primary value chain make most significant contribution toward the success of any business enterprise. Identify and explain briefly the constituents of the primary value chain as enumerated by Michael Porter. अभी आपने देखा सेकेंडरी का क्वेश्चन था, फिर ये अब आ गया सिनेरियो में प्राइमरी था, यहाँ पे भी डायरेक्ट, अब ये बिल्कुल डायरेक्ट है इनबाउंड। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है भाई, अपने से कुछ नहीं लिखना, जो वहां पे है एज इट इज। देखें ये आंसर है सिंपल, इसको यूं ही, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस, आउटबाउंड क्या होती है, मार्केटिंग सेल कैन सर्विस, डायरेक्टली सिंपल क्लियर। आगे चलते और देखते हैं कोई क्वेश्चन। ठीक है जी, अब ये हम यहाँ पे बात करते हैं, ये क्वेश्चन हमने उस दिन देख लिया था, आपको बताया था एक इनडायरेक्ट आपको ना उसने सिनेरियो दिया है जो कि माइकल पोर्टर की 5 फोर्सेस मॉडल से आया था, और इसमें उसने ना बेसिकली बताया था कि कोई भी कंपनी न्यू एंट्रेंट के अगेंस्ट किस तरह से जो है ना बैरियर्स क्रिएट कर सकती है। तो ये हमने उस दिन कर लिया था क्वेश्चन। आगे देखते हैं जो प्रीवियस टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चन आया हुआ, उसको देख लेते हैं। ये कहता है कंपनीज strive to achieve competitive advantage by offering greater value to the customer. Explain briefly the competitive strategies which enable some companies to earn superior return on their investment. अच्छा, अब यहाँ पे कोई भी बात क्लियर, ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ना स्टूडेंट जनरलाइज्ड अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ना कुछ आफ्टर द प्रैक्टिसिंग कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि और कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि कोई प्रोफेशनल बॉडी ना यूज कर रही होती है। एग्जामिनर अपनी पेपर जब सेट करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो कि आपको इशारा देते हैं। इस क्वेश्चन में ना अब कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी है, कंपेटिटिव में तो हमने 3 मॉडल पढ़े, पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटेजीज, पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल और वैल्यू चेन एनालिसिस, ये 3 पढ़े। अब इसमें कौन सा लगेगा? सोचने वाली बात ये जो उसने बात की ना सुपीरियर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, ये कीवर्ड आपको क्यों मैंने बताया था, जो जेनेरिक स्ट्रेटजीज है ना, इसमें पोर्टर ने साफ बता दिया कि, और उस दिन मैंने आपके लिए एक वर्ड यूज किया था कि ये वो स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपको हर हाल में एब्सोल्यूट एडवांटेज देंगी। एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब कि गारंटीड है कि इन 3 स्ट्रेटजीज में से आपने जो भी अडॉप्ट कर ली, आपको कंपेटिटिव एज मिलेगा।
तो ये जो सुपीरियर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट है ना, इसने आपको इशारा दिया, ये पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटेजीज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे वो देखें नीचे आंसर लिखते हैं, ये आपको बताता भी है बकायदा कि बेसिकली सुपीरियर रिटर्न की अगर आपने बात करनी है तो ये स्ट्रेटेजीज होंगी। कॉस्ट लीडरशिप आपको बताया था कि बेसिकली आप उस कॉस्ट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें कि आपका जो कंपेटिटर है उस कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर ना कर सकते, या आप उस प्राइस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में ऑफर करें कि आपके कंपेटिटर के लिए किसी किस्म की पॉसिबिलिटी ना हो कि वो उस प्राइस को टारगेट कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि आपकी प्रोडक्ट में ऐसे क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं कि कस्टमर जब परचेज करता है तो उन फीचर्स को कंसीडर करता है, वो फीचर्स आपके कंपेटिटर प्रोडक्ट में ऑफर नहीं है। फिर हमने कहा था दो मेन फोकस थी ना पड़ी, तो उसको आप दो चीजें आप देखते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन और नीश मार्केट। मार्केट पेनिट्रेशन बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अगर आपने हिट करना है तो स्टार्टिंग में मार्केट शेयर गेन करने के लिए आप लो प्रोडक्ट प्राइस ऑफर करें, प्राइस जो है वो प्रोडक्ट की लो ऑफर करें, देन कंपटीशन गेन करने या कंपेन प्रमोशन कंपेन चलाएं। नीश का मतलब बेसिकली मार्केट को स्मॉल पार्ट्स में सेगमेंटेशन जो होनी पड़े। देखें कुछ प्रोडक्ट्स कंपनीज बनाती हैं हाई प्राइस प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ लो या ये, इसका मतलब है जो हाई प्राइस प्रोडक्ट्स हैं वो टारगेट कर रहे हैं हाई इनकम ग्रुप को, लो प्राइसिंग प्रोडक्ट वो ऑफर कर रहे हैं लो इनकम ग्रुप को। यूं उसके बाद ये हमने कर लिया ZFL, ये आपका नहीं है। सर ये जो आप हमें क्वेश्चंस बता रहे हैं ये आप हमारे साथ शेयर भी करेंगे व्हाट्सएप पे? बिल्कुल, मैंने इनको रख के क्या करना है तरीला, मैंने तो जो करना था वो कर लिया हुआ है। आप ही को चाहता हूँ आप मार्क्स ले लें, ठीक है, जी तो ये आप ही को शेयर करेंगे, बिल्कुल करें। क्वेश्चन भी, सिर्फ क्वेश्चन नहीं आंसर भी शेयर करें। थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा जी, ये भी कर लिया, इसके बाद मोस्टली ठीक, ये भी कर लिया। हाँ, ये आखिरी जो क्वेश्चन है ना मैं डील करना चाह रहा था, इस किस्म का क्वेश्चन है फिर आपको सोचना होता है आपने लिखना किस तरह से। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, उस दिन मैंने क्योंकि क्लास एंड हो रही थी तो वो हमने पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ा था, तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि इस क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है। अब ये है सिनेरियो है बट स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो कि ओपन एंडेड है, यानी कि एग्जामिनर ने आप पे सब चीजें छोड़ी। कैसे देखें, कहता है मुंतहा ग्रुप इज कंसीडरिंग टू इंट्रोड्यूस एयरलाइन सर्विसेज इन अ डेवलपिंग कंट्री। The management of Muntaha Group is in the process of analyzing the airline industry to determine the intensity of competition. कहता है required. Explain the competitive forces that may have shaped the airline industry considering Porter 5 forces model. अब ये आखिरी लाइन कहता है योर आंसर शुड क्लियरली मेंशन द स्ट्रेंथ ऑफ ईच फोर्स विद रिलेटिंग आर्गुमेंट। सिर्फ ये चीज नहीं कि अब वहां पे हम देख रहे थे कि पोर्टर की पहली में हमने पढ़ा थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट, उसके अंदर हमने बैरियर्स पढ़े, तो उसमें एक चीज थी कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब हमने कहा कैपिटल रिक्वायरमेंट एक ठीक है बैरियर तो है, बट आप कहते हैं उस फोर्स के आर्गुमेंट करेंगे कैसे कि आप उसको मेंशन करेंगे कि इन एयरलाइन इंडस्ट्री जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस है, लाइसेंस फीस है, और साथ साथ जो एयरप्लेन परचेज करने की जो कॉस्ट है वो हाई होती है, जिसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होती है, दैट्स व्हाई वो फोर्स। ये यूं है क्योंकि आर्गुमेंट अगर आप नहीं देंगे उस चीज के अगेंस्ट तो समझिए कि 50% मार्क्स आप अपने लूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल बॉडी ने वो जो आंसर दिया है उसके अगेंस्ट उसने मार्किंग प्लान जनरेट कर लिया है जो टीचर को दिया पेपर चेक करने के, उसमें उसने पक्की बात है आर्गुमेंट्स के मार्क्स रखे हैं, वो नहीं लिखेंगे तो आप अपने मार्क्स लूज करेंगे। फिर आगे कहता है फर्दर
यू में अज्यूम नेसेसरी डिटेल। अब इसने ना ही इसको स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो बनाया है ना ही अनस्ट्रक्चर्ड बनाया, ये ओपन एंडेड है। उसने हर चीज आपके ऊपर छोड़ दी कि आप जिस तरह से इस क्वेश्चन को अज्यूम करना चाहते हैं, इसके अंदर जिस एग्जांपल को कंसीडर करना चाहते हैं, आपकी आजादी है, आप कर सकते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है इन क्वेश्चन, अब ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, आपके यहाँ तो 15 मार्क्स का भी है में क्वेश्चन पेपर में। ये एक चीज, इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा एडवांटेज स्टूडेंट को पता है क्या होता है? वो ये एडवांटेज होता है कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में ये चीज़ होती है, जो भी चीज़ आप उसको सजेस्ट करेंगे ना कि ये इस वजह से है या ये, एग्जामिनर उसको गलत नहीं कर सकता। ये मज़े की बात है। और ये आज तक आपको ये बात पता भी नहीं होगी कि आपके किसी पेपर में शायद ये यूं भी होता। सर ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? इस वजह से हो रहा है ओपन एंडेड, क्योंकि वो आपसे जानना चाह रहा है ना कि आपको कंसीडर करवा रहा है। आप अगर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का कोर्स पढ़ रहे हैं तो बीइंग अ मैनेजर आप क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। देखें, मैनेजर ही डिसीजन लेते हैं और उन्हीं के डिसीजन ही गलत होते हैं ना, जी और उन्हीं के सर। डिसीजन ठीक भी होते हैं। तो इसीलिए उसने आपके पास ये चीज सोच रही है, आपका थिंकिंग लेवल वो जानना चाह रहा है एग्जामिनर इस क्वेश्चन में कि ये जब आपने टॉपिक पढ़ा था तो उससे रेलेवेंट आपकी कितनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। तो ये क्वेश्चन कभी भी आपके एंगल में जो भी चीज आप उस आर्गुमेंट देंगे ना, ये वो उसको गलत नहीं कर सकता 100%। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में ना डरे मत कि गलत होगा, पता नहीं क्या मैं ये कह रही हूँ या कह रहा हूँ तो ये होगा ना। आपके उसके नजदीक आप सबकी राय इक्वली इम्पोर्टेंट है, जिस चीज से मर्जी आप उसको सपोर्ट करें। सर अब ये देखिए, एग्जाम, जी जी पूछो पूछो। सर, ये हम लोगों ने मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं अभी जो आपने रिव्यू करवाया, इसमें स्ट्रक्चर क्वेश्चन था, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन था, फिर ओपन एंडेड था। मतलब कि इसमें हमने 3-4 तरह के क्वेश्चंस देखे हैं। तो और भी तरह के होंगे क्वेश्चंस के? नहीं कि बस इन्हीं जो में से ही कुछ आएगा? तंजीला, जो कुछ था ना वो सब आपके सामने रख दिया। काश इसके जी अलावा कोई फिर तो पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप ही बचता है, एमसीक्यूज या फिलिंग द ब्लैंक्स, वो है नहीं जी आपके इसमें। सर, नहीं ठीक है ना, मतलब कि तो मेरा जितनी पूछने का, पॉसिबिलिटी। हाँ मैं समझ जी गया हूँ। नहीं तंजीला, एक होता है स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो, वो आपके सामने वो पहला ईट स्मार्ट वाला केस आपको कराया वो। नंबर 2 एक ऐसा जिसमें उसने स्टोरी सुनाई नीचे आके डायरेक्ट, जिसको हम अनस्ट्रक्चर्ड बोलते हैं जी वो। सर। तीसरे क्वेश्चन की टाइप होती है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड वो। और चौथा होता है ये ओपन एंडेड, जिसमें वो आपके आर्गुमेंट्स मांगता है कि आपकी टॉपिक से रेलेवेंट कितनी नॉलेज है। बस ये ही 4 टाइप्स होती है। आप अपना कोई अभी आपके सामने ना ये करा के मैं आपका पेपर खोलता हूँ इफा का एक फाइनल, उसमें से फिर आपको आइडेंटिफाई करके देता हूँ। अब ये भी समझने की जरूरत होती है, आप लोग ये चीजें नहीं देखते। आप लोग सिर्फ क्या चीज देख रहे होते हैं, आपने शायद अपनी प्रोफेशनल बॉडी की मार्किंग स्कीम भी कभी नहीं देखी खोल के। तो वो जो रख रहा है उसमें उस पेपर में कितने परसेंट, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने शॉर्ट आ सकते हैं, कितने सिनेरियो वाले हो सकते हैं, ये भी कभी नहीं देखा आपने। अगर ये देखा हो, पेपर पास करना बहुत आसान होता है। यहाँ वो भी दिखाता हूँ आपको, ये देखें जरा। इसका आंसर क्या है? हमने पढ़ा था 5 मेन फोर्सेस होती है। नंबर 1 थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट। यहाँ पे न्यू इंट्रेंट का थ्रेट लो होता है। पहली बात, क्यों लो होता है? कितने परसेंट ऐसे बड़े ग्रुप्स होंगे या लोग होंगे जो कि किसी भी कंट्री के अंदर अपनी एयरलाइन इंडस्ट्री, वो एयरलाइन जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। इतना पैसे ही किसी के पास नहीं होगा। 1-2 जहाज़ों से आप कंपटीशन नहीं कर सकते ये बड़े बड़े ग्रुप्स। तो एक तो बात यहाँ पे एक चीज कॉमन सेंस ये आपको पता लग गई कि इसमें थ्रेट ऑफ न्यू इंटरनेट लो होगा। अब वो क्यों होगा? ड्यू टू बैरियर्स। नंबर 1, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हाई रिक्वायर है, वो आपको बताया। अब आप उसको आर्गुमेंट देना है क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे एयरप्लेन परचेज करना,
उसका लाइसेंस लेना, उसकी मार्केटिंग करना, ये बड़ा कॉस्टली। फिर एयरलाइन के लिए सेकंड जो बैरियर है, स्किल स्टाफ की जरूरत होती है, नॉलेज की जरूरत होती है, जिसमें आपको किस वजह से नहीं कर पाते, कॉस्ट बाउंड हो जाते हैं। फिर कस्टमर की वजह से डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो एयरलाइन पे आपका ट्रस्ट, और ये अब पाकिस्तानी भी देखे ना, हम तो जांबाज है ना, हमें पता भी है पीआईए की हालत क्या है, बट फिर भी हम, क्योंकि टिकट सस्ता है, पीआईए में बैठते हैं ना। आगे हाईली रेगुलेटेड है, तो इधर एंट्री एग्जिट पे बैरियर्स है। फिर थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट यहाँ पे ये भी लो है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कितने आपके साथ एयरलाइंस होंगी, 3-4 ही और एयरलाइंस होंगी ना, जो अपने उस पर्टिकुलर रूट पे फ्लाइट ऑपरेशंस कंडक्ट कर रही होंगी। कुछ डोमेस्टिक ऑफर ही नहीं कर रही होंगी, कुछ कर रही होंगी, कुछ इंटरनेशनल ऑफर नहीं कर रही होंगी। फिर जो इंटरनेशनल ऑफर कर रही होंगी उसके पैकेजेस, उसकी प्राइसिंग वो ज्यादा होगी, तो यहाँ पे तो लो है। फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर यहाँ पे हाई होगी। क्यों? क्योंकि देखें एयरलाइन इंडस्ट्री में मेन चीज क्या है, एयरक्राफ्ट्स। उसके सप्लायर भी लो होंगे, उसके कस्टमर भी लो होंगे, तो वो ज्यादा आप उनके साथ वो नहीं कर सकते। और जाहिर बात है, फिर इसका मतलब ये है कि जो कंपनी जहाज बेच रही हैं उन्हें भी डील अपनी फाइनल करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो किसको बेचेंगी, बना के रखते तो नहीं ना जाना, तो यहाँ पे भी वो मार्जिन देखेंगे अपना, बाज का अपना मार्जिन सेक्रीफाइस भी करेंगे, यही वो बताया इसमें। फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर यहाँ पे भी हाई है, क्योंकि कस्टमर फौरन स्विच कर देगा उसको, जिस तरह भी बताया आपको, कंडीशन पता है कि पीआईए में वैसे भी ट्रैवलिंग करनी हो ना, तो क्या कहते हैं लोग, छतरी साथ लेके जानी चाहिए, बारिश होगी तो किसी भी टाइम पे जहाज टपकेगा पानी। यहाँ तो फौरन चेंज कर देते हैं प्राइसिंग, आप अपने हिसाब से कहाँ से सस्ता पड़ रहा है, लोग टिकट इस्लामाबाद से सस्ती पड़ रही है, लाहौर से सस्ती पड़ रही है, लोग वहाँ की बुकिंग कराते हैं, ये रीजन। फिर कंपेटिटिव ड्राइविंग वो हाई है, यहाँ तो नेक टू नेक कंपटीशन है, सर्विस बेस्ड, कॉस्ट बेस्ड, और बाकी सारा कुछ। और यहाँ पे क्योंकि लो ग्रोथ, हर साल कितने न्यू लोग होते हैं जो कि ट्रैवलिंग पे जाते हैं, वो तो एग्जिस्टिंग जो पाकिस्तानी यहाँ से बाहर काम कर रहे हैं उन्होंने साल के बाद वापस आना होता है, या 2 साल बाद वापस आना होता है, तो यहाँ पे तो बड़ी श्योर्ड होती है इंडस्ट्री। उस तरह तो नहीं है ना कि बाकी जिस तरह चीजों की डिमांड या सर्विस की डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होती है, एयरलाइन इंडस्ट्री में इस तरह से नहीं होता। ये जब कोरोना आया तो क्यों कह रहे थे एयरलाइन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हिट हुई है, ये उन्हें पता था कि उनके इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिट करते हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो वो रेवेन्यू कहाँ से बेचारे उसके टाइम जनरेट करता, कोई ऑप्शन ही नहीं था। जी जनाब, पूछें इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आप लोगों का एक पेपर खोला है, सारों को नजर आ रहा है? जी सर। ठीक है, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जी। पहला है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये डायरेक्ट। अब आए नेक्स्ट पे, कहता है एबीसी लिमिटेड इज अ ट्रेडिंग कंपनी एंड हैज रिसेंटली डिसाइड टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन इन 3 डिफरेंट with 2 outlets in each city. Originally, they were using standalone application software for invoicing, purchasing, inventory, and accounting management. Since the expansion involves multiple branches in multiple cities, management had decided to revamp the application software to make it available over the intranet या internet
you have been given responsibility for the management information system control aspect of ABC Limited। ठीक है जी, अब ये आपको उसने एक सिनेरियो दिया, आगे कहते हैं ड्राफ्ट की रिपोर्ट टू दी MD of ABC Limited describe the following type of information system controls and explaining their relevance to each side। अब ये ओपन एंडेड है, आप देखेंगे कि उसमें अब जो जो चीजें आप लिख सकते हैं किस चीज से रेलेवेंट, आपने कहते हैं 2 बातें कवर करते हैं, फिजिकल एक्सेस एंड सिक्योरिटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, ये और ये 15 30 मार्क्स भाई। इसका मतलब ये है कि ये 30 मार्क्स आपने अच्छी तरह किए हो ना, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो तो 25 लेना इसमें नॉट अ बिग डील। पीछे पूरे पेपर में आपको फिर कितने नंबर की फाइट करनी है, अगर 25 आप एक क्वेश्चन में से गेन कर लें तो 25 की। ये व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे डिपार्टमेंट्स यूथ उनका रोल के। टैलेंट एक्विजिशन एंड रिक्रूटिंग, ये भी HR में है। उसके बाद कोर प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये भी डिपार्टमेंट वो जो हम पढ़ेंगे उसमें है प्रोक्योरमेंट के हिसाब से, ये हम पढ़ चुके हैं। विजन एंड मिशन, लीडरशिप डेवलपमेंट, अब ये डायरेक्ट है। एक्सप्लेन एनी 3, ये व्हाट आर द आवर्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट, मतलब डायरेक्ट है। यही नेचर होती है, तो ये आपको समझने की जरूरत होती है क्वेश्चन को कि वो आपसे क्या चीज आइडेंटिफाई कर। तो अगर वो आपकी एग्जामिनेशन बॉडी से दोस्ती है कि आप समझते हैं कि इसका आंसर कैसा करना है या क्या क्या चीजें पूछ सकता है आपकी पेपर पे, ग्रेड को टीचर ने आप पे टाइम लगाया, ये फिर कुछ नहीं। तो ये था जनाब आज का। अब पूछेगी बारी बारी जिस किसी का जो जो क्वेश्चन। सर स्क्रीन गायब हो गई। मैंने कर दिया, ज्यादा देखना अच्छा नहीं होता, नजर लग जाती है। सर इसमें तो इसने इस दफा डायरेक्ट क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं, मतलब के सिनेरियो भी था विदाउट वो भी सिनेरियो। ये एग्जामिनर पे है ना, बॉडी ने रख दिया इतने % वेटेज। हम देखें ना, वो 2 सिनेरियो बना के दे सकता था 10-10 मार्क्स के, बट उतने 30 मार्क्स का आपको एक ही सिनेरियो में दे दिया। ये तो उसकी अपनी चॉइस है ना, उसने आपको सर बॉडी तो ने आपने बताई हुई कि ये है, इतने मार्क्स सिनेरियो बेस्ड के हैं, इतने डायरेक्ट के हैं, इतने शॉर्ट के। तो सर ये जो वेटेज होता है ये हर दफा हर सेमेस्टर में चेंज होता है? नहीं मैडम नहीं, आपने, मैंने इसलिए कहा ना, कभी किसी ने खोल के देखी ही नहीं है वेटिंग जी नहीं कि देखा। कितने % ये है कितने % नहीं, ये उन्होंने वेटिंग फिक्स की हुई है हर पेपर की। प्रोफेशनल बॉडी की यही खूबसूरती होती है कि भाई वो अपनी मर्जी से कोई भी चीजें आगे पीछे शफल ये है वो है नहीं करते। यही इसी वजह से तो प्रोफेशनल एजुकेशन बोलते हैं, वरना क्या इसमें हो। जी सर आज देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो हाँ मच आप आप। देख लीजिएगा कोई बात नहीं, देखें लाजमी देखें जी। क्वेश्चन किसी का, कोई बात, कोई मसला, कोई मसाइल पूछें। एक और साइड की क्लियर कर दूं जी कि नंबर 1, मुझसे उस दिन किसी ने एक क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, और मैंने सोचा था कि मैं आपको बताऊंगा कि जी ये जो मैं अब नोट्स दे रहा हूँ या ये है, तो ये क्या हमने यही लिखना होता है, हम अपनी वर्डिंग में नहीं? नहीं जी, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, बट बात ये होती है कि वो बात चीज़ जो है ना प्रोफेशनल बॉडी में, वो चीज़ आपने जो चीज़ जिसको एड्रेस करना होता है आंसर को, वो टू दी पॉइंट होना चाहिए। अब आप कहें लाहौर जाना है, तो लाहौर जाना मतलब आप सिंपल कहेंगे वाया मोटरवे या GT रोड, पहली बात। फिर आप कहेंगे अच्छा यहाँ से मैं यूं चला या ये, अब आप यूं स्टोरी नहीं सुनाएंगे। पहले जब मैं मोटरवे पे चला, मैंने वहां से पहले उनका वो कार्ड लिया, देन मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे गया, फिर पता लगा रास्ते में चकवाल आया, फिर ये हुआ फिर वो हुआ, नहीं, टू दी पॉइंट। लाहौर पहुंचना है, एक गाड़ी चाहिए, टोल टैक्स आपने पे करना है, रूट का आपको पता होना चाहिए, बस बात। आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। और ये तो उन प्रोफेशनल बॉडीज में रिस्ट्रिक्शन होती है ना जिनका स्टडी मटेरियल अपना होता है, या ये उसके अकॉर्डिंगली वो पेपर चेक करते हो, या ये यहाँ पे नहीं है आपके पास ऐसी कोई लिमिटेशन। ठीक है।
पूछ लें कि कोई बात डिस्कस करना चाह रहे हैं कर, बाकी उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। सब क्लियर? जी सर। कल इंशाल्लाह जी हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, नोट्स और बाकी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी आपको क्लास से पहले पहले। ठीक है, ठीक है जी, एंजॉय करें अपने अपने खर्चे पे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Recording in progress. minimum marks are there.